नमस्कार, मैं हूं नरेश वारी। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फ्रांस के संविधान का विकास, महत्व एवं विशेषताएं देखेंगे। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इसकी जो लोकेशन है वो शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट क्लाइमेट जोन में है। राजनीतिक रूप से फ्रांस अनिश्चितता और उथल पुथल वाला देश रहा है। वहीं फ्रांस ने यूरोप के शक्ति संतुलन में भी प्रभावी भूमिका निभाई है। फ्रांस को दार्शनिकों की जाति का देश कहा जाता है। फ्रेंच शासन प्रणाली पर रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, दिदेर और सोरेल जैसे दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सार्वभौम मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत आधुनिक विश्व को फ्रांस की अमर देन है। यानी ये वो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं जो सार्वकालिक हैं, जिनका विश्व में विभिन्न पॉलिटीज़ पर बड़ा इम्पैक्ट है। ये फ्रांस के विभिन्न दार्शनिकों की देन है। ये फ्रांस का हल्का परिचय है। क्यों हम फ्रांस का संविधान पढ़ रहे हैं? क्योंकि फ्रांस एक यूरोप के साइज़ के अनुसार भी बड़े देशों में एक है और यूरोप के शक्ति संतुलन में फ्रांस का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते राजनीति विज्ञान के विकास में भी फ्रांस के दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुराने ज़माने में फ्रांस में राजतंत्र था। राजतंत्र से आप समझते हैं कि राजा का शासन था। फ्रांस की क्रांति जो 1789 से 1793 में हुई थी, यहाँ राजतंत्र से गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन तब से लेकर बहुत लंबे समय तक राजतंत्र और गणतंत्र के दौर फ्रांस की राजनीति में चलते रहे। यानी फ्रांस में अनिश्चितता और उथल पुथल फ्रांस की पॉलिटी की एक अनिवार्य विशेषता रही है। क्रांति के बाद गणतंत्रात्मक और शाही व्यवस्था एक दूसरे के बाद चलती रही। 1958 में चार्ल्स डिगोल के नेतृत्व में 5वें गणतंत्र की स्थापना हुई और आज फ्रांस में वही 5वां गणतंत्र चल रहा है। फ्रांस में संवैधानिक विकास में जो शुरुआती तीन जो संविधान है उनका भी योगदान रहा, लेकिन चतुर्थ और पंचम संविधान महत्वपूर्ण है। हम वर्तमान में जो संविधान है पंचम गणतंत्र वो पढ़ेंगे। फ्रेंच क्रांति है 1789 से लेकर 1958 तक का 3-4 गणतंत्रों का इतिहास देखते हैं। पहला जो गणतंत्र था 1791 के संविधान से आरंभ हुआ। यह एक तरीके से संवैधानिक राजतंत्र था, यानी लिमिटेड मोनार्की का शासन था। 1792 में राजतंत्र ने गणतंत्र को जन्म दिया और 1793 में इस गणतांत्रिक संविधान पर मतदान हुआ। उससे युद्ध छिड़ गया और संविधान को लागू ही नहीं किया गया। यानी जो गणतंत्र का संविधान था वह लागू ही नहीं हुआ। 1795 का संविधान परंपरावाद क्रांतिकारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया इस संविधान में स्पष्ट है। 1798, 99 और 1800 में भी संविधान बने, लेकिन वो कोई संविधान स्थायी शासन व्यवस्था फ्रांस को नहीं दे पाए। इन संविधानों के फलस्वरूप जो पॉलिटी थी फ्रांस में, जो संवैधानिक विकास हुआ, उनसे नेपोलियन का उदय हुआ और नेपोलियन सम्राट बने। नेपोलियन का उदय हमारे विषय का स्कोप नहीं है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। नेपोलियन की हार के बाद में, यानी 1815 में नेपोलियन की हार हुई, उससे लेकर के 1870 तक दूसरा गणतंत्र फ्रांस में बना। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद लुई 18वें की वापसी हुई। राजतंत्र गणतंत्र का दौर चलता रहा। द्वितीय गणतंत्र का संविधान मात्र 3 वर्ष तक चला। उसके बाद 1851 ईस्वी में राज्य विप्लव हुआ और द्वितीय साम्राज्य की स्थापना हुई, जो 1852 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी की लड़ाई में फ्रांस की हार तक चलता रहा। यानी कहने को ये प्रथम गणतंत्र, द्वितीय गणतंत्र, तृतीय गणतंत्र हैं, लेकिन फ्रांस की क्रांति से लेकर 1958 तक आप देखते हैं कि राजतंत्र और गणतंत्रों के दौर लगातार चलते रहते हैं। तीसरा दौर 1875 से 70 वर्ष तक के गणतंत्रीय संविधान से है।
सभी राजनीतिक दलों ने इसे मिलकर बनाया था। यह वास्तव में एक संसदीय व्यवस्था थी। देश का प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में बहुमत के द्वारा होता था। संसदीय व्यवस्था में जो शासन का प्रमुख है उसका चुनाव देश की संसद करती है, देश के प्रति अकाउंटेबल संविधान संसद के प्रति अकाउंटेबल होता है। इसका कार्यकाल 7 वर्ष था। राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटिश सम्राट से की जा सकती है कि उसे नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त थी और मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता था। हमें इतनी समझ है कि जो संसदीय व्यवस्था थी उसमें जो राष्ट्रपति हैं वो ब्रिटिश सम्राट की तरह नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। वहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका 2 होती है। ये जो मंत्रिपरिषद है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी और विधानमंडल उन्हें विघटित कर सकता था। यही संसदीय व्यवस्था का प्रारूपिक व्यवस्था है और यही फ्रांस के तीसरे दौर के जो संविधान थे उनमें इसका प्रावधान था। व्यवहार में मंत्रिपरिषद की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही और संसद शक्तिशाली हो गई। ये जो व्यवस्था थी यह भी फ्रांस में निश्चितता को सिक्योर नहीं कर पाई, अनिश्चितता रही, क्योंकि व्यवहार में मंत्रिपरिषद की जो स्थिति थी वह अपेक्षाकृत कमजोर थी, यानी सरकार बहुत कमजोर थी और संसद अत्यधिक शक्तिशाली थी। इसके बारे में कहा जाता है, इस संविधान के बारे में, कि अपूर्ण दस्तावेज होने के साथ साथ अस्थिरता और अनिश्चितता के बावजूद यह 70 वर्ष चला और जर्मनी के हाथों हार न होती तो शायद और अधिक चलता। देखिए, फर्स्ट दौर के संविधान, सेकंड दौर के संविधान और तृतीय दौर के संविधानों में हम देखें तो सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला संविधान था तृतीय दौर का गणतंत्रात्मक संविधान, जो 70 वर्ष तक चला। लेकिन यह इस संविधान की ब्यूटी नहीं थी, या यह संविधान इतना अच्छा नहीं था कि 70 वर्ष चलता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अपूर्ण दस्तावेज होने के बावजूद भी यह 70 वर्ष चला और अगर जर्मनी के हाथों फ्रांस नहीं हारता तो यह और भी ज़्यादा चल सकता था। चतुर्थ गणतंत्र का जो संविधान है यह 1940 में तृतीय गणतंत्र की राजनीतिक संस्थाएं जर्मनी के हाथों सैनिक पराजय से खंड खंड हो गई, तब यह लागू हुआ 24 दिसंबर 1946 को। इस संविधान की लंबी प्रस्तावना है और 107 अनुच्छेद हैं। इसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान था और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान। तृतीय गणतंत्र की तुलना में इसमें राष्ट्रपति की स्थिति और भी ज़्यादा कमजोर थी। एक्चुअली पीएम की जो नियुक्ति थी, उस नियुक्ति का जो व्यवस्था थी, नियुक्ति के लिए जो प्रावधान थे, उसी से ही संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति को जिस प्रणाली को मान्यता दी गई थी उसने मंत्रिपरिषद के गठन को एक जटिल समस्या का रूप प्रदान किया। कैसे होती थी? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते थे और नियुक्ति के उपरांत प्रधानमंत्री को अपना बहुमत साबित करना होता था। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की पसंद के होते थे, लेकिन उन्हें बहुमत हासिल करना है संसद में, तो ऐसा व्यवहार में बहुत मुश्किल होता था, हो नहीं पाता था। बहुमत के समर्थन के बाद प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करते थे। तो ये जो डिजाइन है, जहां राष्ट्रपति अपने पसंद के व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं और नियुक्ति के उपरांत उसे संसद में बहुमत साबित करना है, यह डिजाइन ही एक तरीके से इसमें फॉल्ट था। इसी वजह से यह कार्य मुश्किल होता था और प्रॉब्लम्स आती थी, अनिश्चितता को दूर नहीं कर पाया। चतुर्थ गणतंत्र में अस्थिर सरकारें थी। ये कितनी अस्थिर थी कि प्रथम मंत्रिपरिषद मात्र 10 माह चला, कोई 1 माह, तो हेनरी क्यूविले की सरकार मात्र 3 दिन चली। सीएफ स्ट्रोंग ने इस अस्थिरता के बारे में कहा है कि इतनी एहतियात बरतने पर भी चतुर्थ गणतंत्र के पहले दशक में मंत्रिमंडल का औसत जीवन काल कम होकर केवल 6 महीने का रह गया था। यानी एवरेज गवर्नमेंट 6 महीने ही चली। तो हम देख रहे हैं कि प्रथम से लेकर के चतुर्थ तक फ्रांस की पॉलिटी की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता रही वो रही अनिश्चितता, अस्थिरता। यद्यपि बीच में तृतीय गणतंत्र का जो काल है
70 वर्ष का, वो स्टेबल रही उसमें गवर्नमेंट, लेकिन वो कोई संयोग ही था, संविधान की गुणवत्ता की वजह से नहीं रही। तो इस अस्थिरता और अनिश्चितता के कारण क्या थे? चतुर्थ गणतंत्र में कार्यपालिका अशक्त बनी रही, यानी संसद शक्तिशाली थी और मंत्रिमंडल और कमजोर रहा। व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को आवश्यकता से अधिक शक्तियां प्रदान थी। देखिए, लोकतंत्र में सरकार के जो ऑर्गन्स हैं, सरकार के जो अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके बीच में एक मधुर संतुलन होना चाहिए और शक्तियों का बंटवारा और उत्तरदायित्व वह भी स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी सरकार सही से काम नहीं कर पाती। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो विधायिका है, विधायिका के जो निम्न सदन है उसके पास अत्यधिक शक्तियाँ थी, जो कि सरकार को सही से काम करने नहीं दे रही थी, यानी कार्यपालिका को सही से काम नहीं करने दे रही थी, इसलिए इंस्टेबिलिटी, अस्थायित्व रहा। व्यवस्थापिका के सहयोग के लिए बनी समितियों के ने भी क्षेत्र से अधिक शक्तियां का प्रयोग किया, इससे अनुशासनहीनता फैली। राजनीतिक दलों की बहुलता और दलों में अनुशासन की कमी से भी राजनीतिक अस्थिरता फैली। देश में सुसंगठित शासन के अभाव में क्या हुआ कि जो उस टाइम कॉलोनाइजेशन का दौर था, फ्रांस भी ऐसी शक्तियों में था जो जिसकी कॉलोनियाँ थी, तो फ्रांस के उपनिवेशवाद का विघटन प्रारंभ हो गया, यानी फ्रांस की जो कॉलोनियाँ थी वो स्वतंत्र होने लगी, फ्रांस से मुक्ति के वहाँ आंदोलन आरंभ हो गए। 1954 में डीन बीन फू की वियतनाम में पराजय पर फ्रांस की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा, यानी जो फ्रांस समर्थित सरकार थी वो हार गई। अल्जीरिया में तेजी से स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, ये फ्रांस की कॉलोनी थी वियतनाम और अल्जीरिया, यहाँ स्वाधीनता आंदोलन आरंभ हो गए। क्योंकि फ्रांस जब खुद फ्रांस के अंदर अस्थिरता है तो फ्रांस की सरकार वहाँ स्थिर गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, तो जो कॉलोनी है वहाँ इस टाइप के आंदोलन आरंभ होना लाजमी है। अल्जीरिया में इस समय एक सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन हुआ और उस पर सेना व डिगोल के समर्थकों का वर्चस्व था, तो डिगोल की सरकार की मांग उठ खड़ी हुई। 1958 में डिगोल प्रधानमंत्री बने, यानी राष्ट्रपति ने डिगोल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। 1 जून 1958 को राष्ट्रीय परिषद ने डिगोल की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी। जो जनरल डिगोल थे वो जब से प्रधानमंत्री बने तब से ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया कि फ्रांस के अस्तित्व के लिए राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नए सिरे से होना चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो शासन कर सके। यानी चतुर्थ गणतंत्र में हम क्या देखते हैं कि चतुर्थ गणतंत्र में संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो कार्यपालिका को काम नहीं करने दे रही। तो डिगोल कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसमें वह शासन कर सके, कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सके, सांसद ऐसी हो कि राष्ट्र की राजनीतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सके, सरकार व संसद ऐसी हो जो मिलकर कार्य कर सके। तो डिगोल वो मिलिट्री ऑफिसर्स थे जिनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता थी और लोगों की डिमांड पर ही राष्ट्रपति ने उन्हें नियुक्त किया था। तो उन्होंने नियुक्त होते ही अपनी शर्तें लगाना आरंभ कर दिया। 3 जून 1958 को संसद ने एक विधि पारित कर जनरल डिगोल को नए संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा। जुलाई से अगस्त 1958 प्रथम प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ और 28 सितंबर को जनमत संग्रह के लिए नए संविधान को प्रस्तुत किया गया। 6 अक्टूबर 1958 को पंचम गणतंत्र का संविधान लागू हुआ। तो यह फ्रांस में संवैधानिक विकास का इतिहास है कि कैसे प्रथम से पंचम तक फ्रांस में पंचम गणतंत्र की स्थापना होती है। फ्रांस के संविधान के अध्ययन का महत्व है क्योंकि फ्रांस एक महत्वपूर्ण देश था। 2 विश्व युद्धों के बीच में ये विश्व की कुल 5 टॉप शक्तियों में था। आज भी जो यूएनओ में परमानेंट वीटो रखने वाले P5 कंट्री हैं उनमें है। यूरोप का रूस के बाद दूसरा स्थान है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से।
ऐतिहासिक दृष्टि से फ्रांस का प्रभाव अन्य देशों पर पड़ा, जैसे नेपोलियन के साम्राज्य के दायरे में बहुत ज़्यादा देश आते थे, उन पर नेपोलियन ने जो सुधार किए या जो व्यवस्था स्थापित की उसका इम्पैक्ट था। फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श हैं वो आज भी दुनिया के लोकतंत्रों में अपनाए जाते हैं और उनका वहाँ की पॉलिटी पर प्रभाव है। पंचम गणतंत्र संविधान का निर्माण विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हुआ था, क्योंकि अनिश्चितता और अस्थिरता, मंत्रिमंडलीय असफलताओं के कारण राष्ट्र 3 बार निष्क्रियता के शिकंजे में फंस चुका था। तत्कालीन राष्ट्रपति एम रेनिकोटी ने जनरल डिगोल को शासन संचालन के लिए आमंत्रित किया था, तो उन्होंने 2 शर्तें रखी थी। डिगोल की शर्तें थी कि शासन को वह सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जिन्हें शासन संकट की घड़ी में आवश्यक समझेगा। यानी एक तरीके से इमरजेंसी के नाम पर, शासन की आवश्यकता के नाम पर जनरल डिगोल ने उन सारी शक्तियों के इस्तेमाल का अधिकार ले लिया जो जिसे वह चाहेगा। शासन को अधिकार होगा कि वह निर्धारित व्यवस्था अनुसार संविधान में संशोधन के प्रस्ताव जनमत संग्रह के लिए देश के समक्ष प्रस्तुत कर सके। यानी संविधान में संशोधन की शक्ति भी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। यानी इन 2 शर्तों पर ही वो प्रधानमंत्री बने। डिगोल की इन शर्तों को स्वीकार किया और प्रधानमंत्री के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। डिगोल एज ए थिंकर या एज ए शासक संसदीय प्रणाली के प्रबल विरोधी थे। इनका मानना था कि कार्यपालिका संसद से स्वतंत्र हो ताकि स्थायित्व आए। शक्तिशाली राष्ट्रपति के पक्ष में थे, लेकिन डिगोल के समकक्ष जो मिचेल डिब्री थे वो संसदीय व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार को निष्क्रिय बना दे। कुछ संसद सदस्य देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का विरोध कर रहे थे और सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहते थे। तो इससे स्पष्ट है कि परिणाम स्वरूप जो शीर्ष पर व्यक्ति हैं डिगोल, और वो अगर संसदीय प्रणाली के प्रबल विरोधी हैं, तो फ्रांस में इस शक्ति संतुलन के परिणाम स्वरूप जो शासन व्यवस्था स्थापित हुई वह न तो संसदीय है और न ही अध्यक्षात्मक। फ्रांस की शासन प्रणाली इस सेंस में भी विचित्र है कि यह संसदीयात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मिश्रण है। इस वजह से भी हम फ्रांस के संविधान को पढ़ते हैं कि जहां संसदीय व्यवस्था का प्रारूपिक मॉडल ब्रिटेन है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था का प्रारूपिक मॉडल अमेरिका है, वहीं इन दोनों व्यवस्थाओं के गुणधर्म को रखने वाली व्यवस्था है फ्रांस की शासन व्यवस्था। फ्रांस की शासन व्यवस्था में जो उनकी न्याय व्यवस्था है उसमें भी विलक्षणता है कि वहाँ प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायालयों का प्रावधान है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांस की देन है। पंचम गणतंत्र में भी इसको मान्यता दी गई है। इसके साथ साथ फ्रांस में जो एक नया प्रयोग किया गया है वह है संविधान परिषद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। संविधान के 7वें अध्याय में इसका उल्लेख है। इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, निर्वाचन और कानून नीतियों और आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना। यानी 2 कार्य हैं, एक है निर्वाचन, और जो अपने भारत के संविधान में निर्वाचन का कार्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है, और दूसरा जो कार्य है वह है कानून नीतियों व आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना। भारत में यह कार्य उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सौंपा गया है। तो ये जो संवैधानिक परिषद है यह एक अनोखी विशेषता है जो फ्रांस के संविधान में मिलती है। फ्रांस राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला कहा जाता है। सन 1789 से औसत 12-13 वर्षों में वहाँ संविधान बदला। सन 1789 से 1958 तक 5 मेजर चेंजेस देखे, 5 पंचम गणतंत्र हम पढ़ रहे हैं, जबकि बीच में भी छोटे मोटे संविधान बदले, कुछ लागू हुए कुछ लागू नहीं हो पाए। 1.5-2 शताब्दियों में फ्रांस ने 2 राजतंत्र, 2 साम्राज्य व फ्रेंच राज्य स्थापित हुए तथा इसी काल में 12 संविधान व चार्टर देश ने स्वीकार किए। यानी परिवर्तन जिस स्केल पे हुए हैं और राजतंत्र से लोकतंत्र,
लोकतंत्र में भी संसदात्मक अध्यक्षात्मक दोनों का मिक्सअप। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फ्रांस राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है। CF स्ट्रोंग ने कहा कि संविधान निर्माण व्यवहारिक राजनीति की एक शाखा है जिसमें संसार ने फ्रांसीसियों को सर्वोत्तम कलाकार के रूप में देखा है। तो ये था फ्रांस के संविधान का महत्व, फ्रांस के संविधान का विकास। अगले वीडियो में हम फ्रांस के पंचम गणतंत्र के जो मुख्य विशेषताएं हैं वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।